हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग जिस महत्वपूर्ण पेंटिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो बिहार की मधुबनी पेंटिंग की होगी। इस पेंटिंग को हम लोग मिथिला पेंटिंग के भी नाम से जानते हैं और इस पेंटिंग को लेकर जो नुकसान देखने को मिल रहा है उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो कि प्राकृतिक रंगों से निर्मित की जाती थी, परंतु वर्तमान स्थिति में इस पेंटिंग को निर्मित करने में भिन्न भिन्न कलाकारों के द्वारा रासायनिक रंगों का प्रयोग जैसे फैब्रिक कलर और एक्रेलिक कलर के प्रयोग होने के कारण ये पेंटिंग बहुत जल्दी नुकसान के कगार पर थी। इसीलिए इसको संरक्षित करने के लिए एक बार फिर से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कलाकारों के द्वारा इसको संरक्षित करने के लिए एक अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस पेंटिंग को निर्मित करने में किन प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था और उन प्राकृतिक रंगों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता था। तो इसमें जिन प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जैसे काला रंग जो होता था, वो जो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते थे तो बर्तनों के नीचे जो लगी कालिक होती थी उससे काला रंग प्राप्त किया जाता था। साथ ही साथ इसमें मिट्टी के रंग, पराग के रंग और फूल पत्तियों से प्राप्त होने वाले रंगों का प्रयोग किया जाता था। इसी के अकॉर्डिंग और भी रंगों का प्रयोग जो किया जाता था, जैसे नीला रंग होता था उसको हम लोग इंडिगो से प्राप्त किए थे। गेंदे और हल्दी से पीला रंग प्राप्त करते थे। आसमानी रंग प्राप्त करने के लिए जामुन के फलों का प्रयोग किया जाता था। वहीं पर भूरा रंग प्रयोग करने के लिए इस पेंटिंग में चाय की उबली पत्ती से भूरा रंग प्राप्त किया जाता था। बैगनी रंग प्राप्त करने के लिए अपराजिता के फूलों का प्रयोग करके इन सभी रंगों को तैयार किया जाता था। रंगों को तैयार करने के बाद इसमें जो माध्यम का प्रयोग किया जाता था वो बकरी का दूध या बबूल के गोंद को मिलाकर इस रंगों को इस पेंटिंग के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। इस पेंटिंग की इतनी उत्कृष्टता और आकर्षिता होने के कारण ये बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखती थी और यही कारण था कि मधुबनी पेंटिंग भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस पेंटिंग की बहुत बड़ी मांग है, लेकिन जब सवाल खड़े हुए इसके प्रयोग में जो रासायनिक रंगों का प्रयोग होने के कारण ये पेंटिंग सरल हो रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत की पद्मश्री सम्मान से सम्मानित, चाहे वो बउआ देवी जी हुई, चाहे दुलारी देवी जी हुई, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित चाहे मोती करण जी, चाहे रागिनी उपाध्याय जी के द्वारा एक बार महत्वपूर्ण पहल किया गया और इनके द्वारा इस प्रसिद्ध पेंटिंग को निर्मित करने में जिन प्राकृतिक रंगों के महत्व, तैयार करने की प्रक्रिया और उपयोग करने की जो इसकी प्रक्रिया थी उसको सिखाने के लिए इन्होंने आगे आकर एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण देने का कार्य किया है और जो भी इस कार्य में लगने वाले कलाकार हैं उनको इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है बिहार में। तो ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये जो पेंटिंग है ये बहुमूल्य और उत्कृष्ट पेंटिंग और धरोहर पेंटिंग मानी जाती है और इसके ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसी को बचाने के लिए आज इन कलाकारों के द्वारा अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है। तो सभी कलाकारों के लिए ये जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है कि इस पेंटिंग को निर्मित करने में जिन प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था उनके प्रयोग की महत्ता, तकनीक के बारे में आप सभी लोगों को जानना चाहिए। तो ये एक बहुत ही विशेष प्रयोग है और इसको संरक्षित करने के लिए हम सभी कलाकारों को इसके ऊपर पहल करने की महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जो कि आप सभी लोगों को जानना बेहद ज़रूरी था। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगर आप लोग